के संगठन का पूर्ण दायित्व केसरी सिंह पर आ गया। उन्होंने सशस्त्र क्रांति के लिए साधन जुटाने वाले लड़ाकू सैनिक जातियों को संगठित करने का कार्य आरंभ किया। शीघ्र ही उनकी प्रतिष्ठा कवि, लेखक व राष्ट्र सेवक के रूप में फैल गई। 1903 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप सिंह दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दे दी तो केसरी सिंह ने इस कृत्य को निंदा स्वरूप महाराणा को 13 सोरठे चेतावनी व चुंगटियाँ भेजे जो उन्हें रेलमार्ग में जाते समय मिले। इन्हें पढ़कर महाराणा का मंतव्य बदल गया और दिल्ली पहुंचकर वे दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। इस घटना के बाद केसरी सिंह अंग्रेजों की आंख के किरकिरी बन गए। सरकारी गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार उनके संबंध रासबिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी जैसे क्रांतिकारियों के साथ बताए गए। उन पर राजद्रोह, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिक शासन के विरुद्ध भड़काने व षड्यंत्र में सम्मिलित होने के साथ साथ प्यारेराम नामक साधु की हत्या का आरोप लगाया गया था। उन्हें 20 वर्ष की सजा सुनाई गई और बिहार प्रांत के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। 1920 में बारहट ने जेल से छूटने के बाद उन्होंने राजपूताना में एजीजी को पत्र लिखकर राजपूताना व भारत की रियासतों के उत्तरदायी शासन की पद्धति कायम रखी थी और कायम रखी की योजना प्रेषित की। शासन को कायम रखने की योजना प्रेषित की। 1929 ईस्वी में बारहट के विचार अहिंसात्मक हो गए। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में आमंत्रित किए गए। 1941 में उनका स्वर्गवास हो गया। केसरी सिंह बारहट हिंदी भाषा के पक्षधर थे। उन्होंने क्षत्रिय जागीरदारों व उमरावों को परामर्श दिया तथा वे मेयो कॉलेज के स्थान पर स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं से अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। 1904 में उन्होंने क्षत्रिय कॉलेज की रूपरेखा बनाई किंतु उनसे समर्थन नहीं मिला। 1908 में उन्होंने एक योजना द्वारा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर छात्रों को जापान भेजना प्रस्तावित किया। इस प्रकार स्वतंत्र प्रेम के साथ साथ बारहट ने मातृभाषा व स्वदेशी शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन में भी कोई कसर नहीं रखी। प्रताप सिंह अपने पिता केसरी सिंह बारहट के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के लिए शहीद हो गए। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी ने ग्रहण करने के बाद व्यवहारिक शिक्षा के लिए मास्टर अमीरचंद के पास रहे। राजपूताना की सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों के भविष्य में सशस्त्र क्रांति हेतु तैयार करना आरंभ किया। 1912 ईस्वी में दिल्ली कांड लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने जाने के समय ये अपने चाचा जोरावर सिंह बारहट के साथ मौजूद थे। सचिंद्र सान्याल, पिंगले और करतार सिंह सारबा ने प्रमुख क्रांतिकारियों से इनका संपर्क हुआ। उन्होंने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिनाल्ड क्रेडॉफ की हत्या की योजना बनाई पर विफल रहे। 1914 से 15 में बनारस षड्यंत्र का आरोप तय किए जाने पर बरेली जेल में डाल दिए गए। कई प्रलोभनों के बावजूद इन्होंने पुलिस के सामने कोई भेद नहीं खोला। अमानुषिक अत्याचारों व दारुण यातनाओं के फलस्वरूप इनकी 24 मई 1918 को जेल में ही मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना कई वर्षों बाद उनके परिवार वालों को मिली। जोरावर सिंह बारहट परिवार के त्याग व बलिदान की कथा अतुलनीय। केसरी सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह बारहट का परिचय दिए बिना राजस्थान के क्रांतिकारियों का विवरण पूरा नहीं हो सकता। 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग्स के जुलूस में बम फेंकने की दुस्साहसिक कार्य जोरावर सिंह बारहट का ही था। दिल्ली से भागने के पश्चात वे अहमदाबाद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर होते हुए मालवा के पहाड़ों जंगलों में भटकते रहे। आरा हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। 1939 में वारंट रद्द हुए। उनका निधन 17 अक्टूबर 1939 को कोटा में। पंडित ज्वाला प्रसाद, बाबा नरसिंह दास, स्वामी कुरमानंद जैसे क्रांतिकारियों का योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। राव गोपाल सिंह खरवा ठिकाने के ठाकुर राव गोपाल सिंह का जन्म 1872 में हुआ। आरंभ से आर्य समाज से प्रभावित थे। धर्म महामंडल के शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में जब वे बंगाल गए तो उनका संपर्क क्रांतिकारियों से। 1907 में उन्होंने अजमेर में राजपूताना छात्रावास खोले। राव गोपाल सिंह का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस के सामने आया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि जोधपुर व नसीराबाद के निचले स्तर के राजपूत सैनिकों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाएं फैला रहे हैं। दोनों ही कार्यवाहियों में उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया। कोटा के साधु हत्याकांड में भी वे संदेह के घेरे में थे। केसरी सिंह बारहट के साथ मिलकर उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासबिहारी बोस ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जिसने खरवा को राजस्थान में क्रांति का कार्य सौंपा गया किंतु योजना विफल गई और 24 अक्टूबर 1915 को इन्हें आदेशानुसार टॉडगढ़ में जाकर रहना पड़ा। 10 जुलाई 1915 को वे भाग निकले। गिरफ्तार होने के पश्चात उनकी जागीर खरवा छीन ली गई। 1920 की में रिहा होने के बाद वे रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए। 1956 में इनका देहावसान हो गया। इस प्रमुख क्रांतिकारियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी महापुरुष
पुरुष थे जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रयास कर विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1857 से 1930, 1857 से 1897 के मध्य रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़ राज्यों के दीवान के पद पर रहे। वे स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। 1897 में महाराष्ट्र में रैंड प्लेग कमिश्नर पूना की हत्या में ये संदेह के घेरे में आए। यहाँ से बचकर इंग्लैंड पहुंचने पर इन्होंने इंडिया हाउस और होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। प्रदेश में रहते हुए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान में अग्रणी स्वतंत्रता प्रेमियों में दामोदर दास राठी 1882 से 1918 का नाम लिया जाता है। ये उद्योगपति राव गोपाल सिंह व अरविंद घोष के संपर्क में रहे। उन्होंने ब्यावर में आर्य समाज व होम रूल की शाखा खोली व सनातन धर्म शिक्षा संस्था की स्थापना की। तिलक की उग्र नीति के वे प्रबल समर्थक थे। इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की विशेष बात यह थी कि समाज सुधार व शिक्षा के प्रचार के साथ समानांतर रूप से चल रही थी। राजनीतिक हत्याएं धन सामग्री जुटाने का प्रभाव बढ़ाने के माध्यम थी। यद्यपि क्रांतिकारियों का आंदोलन जनसाधारण में विशेष नहीं फैल गया और गांधीवादी साधन अधिक लोकप्रिय थे, फिर भी सामंती समाज में बदहाली, शासकों की उदासीनता व अंग्रेजों के दमन को उजागर करने में क्रांतिकारी सफल रहे। स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह उनकी बेगम जीनत महल तथा उनके पुत्रों को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। 1858 के मध्य क्रांति की गति काफी धीमी हो चुकी। तात्या टोपे की गिरफ्तारी के साथ ही भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान में समाप्त हो गया। राजस्थान में इस समय तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना दिखाई दी। जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का खुला प्रदर्शन किया। महाराणा से मिलने जाते समय उदयपुर की जनता ने कप्तान चार्ल्स को खुलेआम गालियां दी। जोधपुर की सेना ने कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर बरसाए व कोटा, भरतपुर, अलवर एवं टोंक की जनता ने शासकों की नीति के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दिया। फिर भी राजस्थान की क्रांति असफल हुई। इसमें अधोलिखित कारण थे। नेतृत्व का अभाव। राजस्थान 19 रियासतों को विभाजित था। अनेक स्थानों पर क्रांति होने पर भी विद्रोहियों का कोई सर्वमान्य नेतृत्व नहीं था। राजपूत शासकों ने मेवाड़ के महाराणा के संपर्क किया, किंतु महाराणा ने इस संबंध में समस्त पत्र व्यवहार अंग्रेजों को सौंप दिया। मारवाड़ में सामंतों तथा सैनिकों ने मुगल बादशाह के नेतृत्व में संघर्ष का प्रयास किया, किंतु मुगल बादशाह दिल्ली से बाहर राजस्थान के नेतृत्व प्रदान नहीं कर सका। फलतः क्रांतिकारी एकजुट होकर संघर्ष नहीं कर सके और उनका असफल होना पड़ा। समन्वय का अभाव। राजस्थान की क्रांति के प्रस्फुटन अनेक स्थानों पर हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों के बीच समन्वय का अभाव था। नसीराबाद, नीमच, आहुआ व कोटा की क्रांतिकारियों में संपर्क तथा तालमेल नहीं था। यही कारण भारतीयों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। रणनीति का अभाव। क्रांतिकारियों का प्रयास योजनाबद्ध नहीं था। विद्रोह के पश्चात उनमें बिखराव आता चला गया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से क्रांतिकारियों की शक्ति नष्ट की। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कुशल सैन्य अधिकारी कर रहे थे। उनकी रसद एवं हथियारों की आपूर्ति संपूर्ण भारत से हो रही थी, लेकिन क्रांतिकारी सैनिकों के पास साधनों का अभाव था। उदाहरण के लिए कोटा, धौलपुर के शासकों की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के अतिरिक्त करौली व पटियाला ने भी सहायता दी थी। शासकों का असहयोग, राजस्थान के शासकों का सहयोग नहीं मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। यही राजस्थान के अधिकांश शासकों में ने न केवल राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों को पूर्ण सहायता प्रदान की। शासकों की इस अदूरदर्शी नीति ने उखड़ी हुई ब्रिटिश सत्ता की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम 1857 की क्रांति के परिणाम दूरगामी थे। इस क्रांति ने अंग्रेजों की इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया कि मुगलों व मराठों की लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की समर्थक है। देशी राज्यों के प्रति नीति परिवर्तन। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने हेतु बांध का कार्य किया था। अंग्रेज शासक ने यह समझ लिया था कि भारत प्रशासन की दृष्टि से देसी राजा उनके लिए उपयोगी है, अतः ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया। शासकों को संतुष्ट करने हेतु गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। राजाओं की अंग्रेजी दीक्षा का प्रबंध किया जाने लगा। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कार व उपाधियां दी गई ताकि उनमें ब्रिटिश ताज तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रति आस्था में वृद्धि हो सके। सामंतों की शक्ति नष्ट करना। विद्रोह काल में सामंत वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। फलतः विद्रोह की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति समाप्त करने की नीति अपनाई। सामंतों द्वारा दी जाने वाली सैनिक सेवा के बदले नगद राशि ली जाने लगी। फलतः सामंतों को अपनी सेनाएं भंग करनी पड़ी। सामंतों ने न्यायालय शुल्क लिया जाने लगा। उन्हें उनके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और उन्हें राहदारी शुल्क वसूली का अधिकार भी समाप्त किया गया। ऐसे कानून बनाए गए जिससे व्यापारी वर्ग अपना ऋण न्यायालय द्वारा वसूल कर सके। इस नीति के फलस्वरूप व्यापारी वर्ग व जनता पर सामंतों का प्रभाव समाप्त
नौकरशाही में परिवर्तन। सभी राज्यों के प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर सामंतों का अधिकार था। क्रांति के बाद सभी शासकों ने सामंतों को शक्तिहीन करने व प्रशासन पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामिभक्त व्यक्तियों की नियुक्ति प्रदान की। इसके फलस्वरूप राजभक्त अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ। यातायात के साधन। संघर्ष के समय अंग्रेजों की सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। विद्रोह के पश्चात सैनिक व व्यापारियों हितों के ध्यान में रखते हुए यातायात के साधनों का विकास किया गया। नसीराबाद, नीमच व देवली को अजमेर और आगरा की सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया। रेल कंपनियों को रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया गया। अंग्रेज सरकार ने देशी राज्यों पर भी सड़कों तथा रेलों का निर्माण हेतु दबाव डाला। इसके फलस्वरूप यातायात के साधनों में त्वरित हुए सामाजिक परिवर्तन। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के महत्व भी बढ़ जाने के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग ने अंग्रेजी शिक्षा को लेकर प्रशासन व अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक स्वार्थों के कारण वैश्य वर्ग को संरक्षण प्रदान किया। कालांतर में ब्राह्मण व राजपूत वर्ग का प्रभाव कम होता चला। मेयो कॉलेज के प्रभाव माध्यम से राज परिवारों के पाश्चात्य विचारों व विलासिता में ढाला गया। अंग्रेज प्रत्येक ठिकानेदार से निश्चित कर व सैन्य खर्च लेते रहे। पूर्व में अकाल आदि की स्थिति में अब कर माफ करना संभव नहीं था, अतः जनता से कर वसूली का दबाव बनाया।